ready? Are you ready? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जीओसी के पार्ट 4 के ऊपर बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट एरोमेटिसिटी। और यहाँ पे हमें मेनली एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर बात करनी है। ये जो हमारे पास एरोमेटिक वर्ड है, ये हमारे पास अरोमा से ड्राइव है। इसका मतलब होता है गुड स्मेल। इसका मतलब जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो आपके गुड स्मेल को पोजेस करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करना चाहूँ तो ऑन दी बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो आपके पास हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हेडिंग डालो, हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। ये जो आपके पास वर्ड है ये डिराइव हुआ है आपके पास अरोमा से, और अरोमा का मतलब होता है गुड स्मेल। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बेसिस पे आप क्या देखोगे, वी कैन क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड into 3 parts। एक आपके पास हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, एक आपके पास हो जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एक आपके पास हो जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होता है ये आपके पास हाईली स्टेबल होता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास हाईली अनस्टेबल होता है। जो कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का पार्ट नहीं है वो सभी कंपाउंड आपके पास नॉन एरोमेटिक के अंदर आ जाता है। इसका मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आपके पास आएगा ऑल अदर कंपाउंड एक्सेप्ट एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। तो हमने क्या बात किया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। ये वर्ड आपके पास डिराइव हुआ है अरोमा से, जिसका मतलब होता है गुड स्मेल। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई करना चाहूँ ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी, आप इसे 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, एक को बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एक को बोलेंगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो आपका हाईली स्टेबल होता है, जो आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो आपका हाईली अनस्टेबल होता है, जो आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। जितने भी कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक नहीं है वो सभी कंपाउंड आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब देखो, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो हमें कंपाउंड गिवन है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। उसके लिए हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको वो रूल्स बता देता हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आपको तीनों का रूल्स एक साथ बता देता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास एरोमेटिक होता है,
एक हमारे पास एंटी एरोमेटिक होता है, एक हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, अगर आप चाहते हो आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो या फिर एंटी एरोमेटिक हो, तो कंपाउंड का साइक्लिक होना बहुत ज़रूरी है। बिना साइक्लिक हुए कंपाउंड आपका एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक नहीं बन सकता। अब आपको पता है जो भी कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक का पार्ट नहीं होगा, वो सभी कंपाउंड आपके पास नॉन एरोमेटिक का पार्ट होगा। साथ ही आपको ये भी पता है कि एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक बनने के लिए साइक्लिक कंपाउंड का होना ज़रूरी है। इसका मतलब जो भी आपके पास ए साइक्लिक कंपाउंड होगा वो आपके पास एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक का पार्ट नहीं बन पाएगा। इसका मतलब वो आपका नॉन एरोमेटिक का पार्ट बन जाएगा। इसका मतलब जितने भी ए साइक्लिक कंपाउंड होंगे वो आपके पास डायरेक्टली आप कह सकते हो नॉन एरोमेटिक होंगे। अगला कंडीशन क्या है, अगर मैं बात करूंगा एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का, तो यहाँ पे आपके पास प्लेनर सिस्टम होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी आपके पास प्लेनर सिस्टम होना ज़रूरी है। अब आपको समझ आ रहा है, अगर आपके पास कोई भी नॉन प्लेनर सिस्टम है, तो नॉन प्लेनर सिस्टम में आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक का पार्ट नहीं बन पाएगा। इसका मतलब वो नॉन एरोमेटिक के कैटेगरी में आ जाएगा। इसका मतलब जितना भी आपके पास नॉन प्लेनर कंपाउंड होता है वो सब आपके पास नॉन एरोमेटिक के कैटेगरी में आता है। अगला देखो, अगर आपके कंपाउंड को एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक बनना है, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम का होना ज़रूरी है। आपको पता है अगर हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारा कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, वो ना तो एरोमेटिक में आ पाएगा ना तो एंटी एरोमेटिक में आ पाएगा। तो वो किस में चल जाएगा, वो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा नॉन एरोमेटिक के अंदर। तो जितने भी आपके पास नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं वो सभी आपके पास आ जाते हैं नॉन एरोमेटिक के कैटेगरी में। तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 रूल बताए हैं वो आपके पास एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में सेम है। तो अगर आपको एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और साथ में नॉन एरोमेटिक, अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करोगे? देखो, चाहे कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो या फिर एंटी एरोमेटिक हो, उसका साइक्लिक होना ज़रूरी है। तो आपका जितना भी ये साइक्लिक कंपाउंड होगा वो आपका नॉन एरोमेटिक होगा। अगर आपका कंपाउंड प्लेनर हो तो उसका एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक में होने का पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर है तो वो एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक में नहीं हो सकता, तो उसे नॉन एरोमेटिक बनना होगा। अगर आपके कंपाउंड के पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो वो एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक नहीं बन सकता, उसे मजबूरी में यहाँ पे नॉन एरोमेटिक बनना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कौन सा कंडीशन है जो कि एरोमेटिक को और एंटी एरोमेटिक को आपस में सेपरेट करता है, डिस्टिंग्विश करता है? कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो करता है हकल 4n+2 इलेक्ट्रॉन रूल, लेकिन आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो करता है हकल 4n इलेक्ट्रॉन रूल। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपका 4 का मल्टीपल नहीं होगा इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आप यहाँ पे n का वैल्यू 0 पुट करेंगे आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 पुट करेंगे आपके पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 पुट करेंगे आपके पास 18 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे जब आपके n का वैल्यू 1 पुट होगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 पुट होगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 पुट होगा 12 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 पुट होगा 16 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, 5 पुट होगा 20 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आप टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के हेल्प से डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि आपका दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, और नॉन एरोमेटिक पहचानना बहुत आसान है।
अगर आपको कोई भी एसाइक्लिक कंपाउंड दिख जाए, डायरेक्टली बोलना है नॉन एरोमेटिक। अगर आपको कोई भी नॉन प्लेनर कंपाउंड दिख जाए, डायरेक्टली बोलना है नॉन एरोमेटिक। अगर आपको कोई भी नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिख जाए, डायरेक्टली बोलना है नॉन एरोमेटिक। और जो भी आपके एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, वो सब आपके पास नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। जो भी एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, सब आपके पास नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा दिया गया सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है या फिर वो हमारे पास नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा दिया गया सिस्टम कॉन्जुगेटेड है कि नहीं। एक तो है कि हमें पता है कि हमारे पास कौन से टाइप के कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेशन एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन एग्जिस्ट करता है, और हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड रेडिकल कंजुगेशन भी एग्जिस्ट करता है। साथ में हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन भी एग्जिस्ट करता है। या तो आप डायरेक्टली चेक कर लो कि आपके पास इनमें से कोई भी कंजुगेशन प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर ना हमारे पास इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि आप ना डायरेक्टली ये देख लो कि कहाँ पे आपका सिस्टम नॉट कॉन्जुगेटेड बन रहा है। अगर आपने ये पहचान लिया ना कि कहाँ पे आपका सिस्टम नॉट कॉन्जुगेटेड बन रहा है, तो बाकी केस में आपका सिस्टम अपने आप कॉन्जुगेटेड बन जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करेंगे नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में। देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपके पास दो सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ जाए, इसका मतलब आपका सिस्टम नॉट कॉन्जुगेटेड है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मानो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे रेडिकल है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा, मैंने आपके सामने 4 सिस्टम ड्रॉ किए, इनमें से कितने सिस्टम हमारे पास कॉन्जुगेटेड है और कितने सिस्टम हमारे पास नॉट कॉन्जुगेटेड है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आपने कहा है कि जब आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ जाए, इसका मतलब आपका सिस्टम हो जाता है नॉट कॉन्जुगेटेड। तो आप कहोगे मुझे तो चारों में ही 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास चारों का चारों हो जाएगा नॉट कॉन्जुगेटेड। लेकिन असलियत में पता है क्या होगा? असलियत में ये 3 आपके पास हो जाएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और ये हमारे पास हो जाएगा नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब आप बोलोगे ये आपने कैसे पता लगाया? मैं बोलूंगा बहुत आसान था। देखो मैंने आपसे ये कहा ना, जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आए, तब आपको बोलना है नॉट कॉन्जुगेटेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले केस में, तो यहाँ पे ना हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ तो आया, लेकिन बीच में पॉजिटिव चार्ज था। अगर आप सेकंड वाले को देखोगे, 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ तो आया, बीच में नेगेटिव चार्ज था। अगर आप थर्ड वाले को देखोगे, 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ तो आया, लेकिन बीच में रेडिकल था। इसीलिए ये तीनों आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम के कैटेगरी में आ गया। यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ है और कुछ नहीं है बीच में, इसीलिए ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम के कैटेगरी में नहीं आ पाया, ये आपका नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम के कैटेगरी में आया। तो आपको नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम पहचानना आ गया। जो आपका नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं आएगा, वो आपका आ जाएगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। ठीक है, आगे देखो हमें बात करना है प्लेनरिटी के बारे में। आपको पता है अगर आपके कंपाउंड को एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक बनना है, उस कंपाउंड का प्लेनर होना बहुत ज़रूरी है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास लेस देन 8 कार्बन का कंजुगेटेड सिस्टम है,
अगर आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम है हैविंग लेस देन 8 कार्बन, लेस देन 8 कार्बन, तो ये ना आपके पास प्लेनरी होता है, यह आपके पास जनरली प्लेनर होता है। जैसे देखो आपके पास ना एक मॉलिक्यूल होता है ऐसा, इसका नाम होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये मॉलिक्यूल आपका नॉन प्लेनर होता है, और क्योंकि ये नॉन प्लेनर होता है ये बन जाता है नॉन एरोमेटिक। अब इसका ना आपके पास एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ना आपके पास टब लाइक शेप में एग्जिस्ट करता है, तो ये आपको दिख जाता है डायरेक्टली जेई के अंदर, आपको पता होना चाहिए। ये आपका टब लाइक शेप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैंने आपको थ्योरी बता दी एरोमेटिसिटी के बारे में। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम टॉपिक को कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मानो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन है, तो देखो आपको चेक कैसे करना है, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले आप देखोगे कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ जी कंपाउंड साइक्लिक है। दूसरा आप देखोगे कंपाउंड प्लेनर है, तो आपको पता है 8 कार्बन से कम का कंजुगेटेड सिस्टम आपके पास प्लेनर होता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके पास कंजुगेटेड सिस्टम अवेलेबल है, तो आप बोलोगे कहीं पर भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका सिस्टम कंजुगेटेड है। उसके बाद आप यहाँ पे गिनोगे पाई इलेक्ट्रॉन। देखो आपको दिख रहा है 3 पाई बॉन्ड है, आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पाई बॉन्ड में हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। अब आपने एक शॉर्टकट सीख लो, ठीक है। शॉर्टकट क्या है ना, सुनो। अगर आपका बाकी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंजुगेटेड सिस्टम भी है, तो आप ना खाली टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिन लो। 2 ही केस होंगे, या तो वो आपका मल्टीपल होगा 4 का, या तो मल्टीपल नहीं होगा। अगर वो 4 का मल्टीपल है बोल देना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, अगर वो 4 का मल्टीपल नहीं है बोल देना एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहा मैंने, अगर आपका टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 का मल्टीपल आ गया बोल देना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 का मल्टीपल नहीं आया तब बोल देना एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब क्योंकि ये बेंजीन कोर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो इसके ऊपर आप कोई भी ग्रुप लगाओ, चाहे तो OH लगाओ, चाहे तो CH3 लगाओ, चाहे तो NH2 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब आपके पास एरोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ आया। अब देखो यहाँ पे हम सेकंड केस की बात करेंगे। मानो कुछ ऐसा है हमारे पास, तो आप क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले देखेंगे क्या हमारे पास कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ जी है। क्या कंपाउंड प्लेनर है, मैंने आपको बोला था 8 कार्बन से कम का कंजुगेटेड सिस्टम आपके पास प्लेनर होता है। अगला आप देखोगे क्या ये कंजुगेटेड है, आपको मैंने बताया था कभी भी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ दिखे तब वो हो जाएगा नॉट कॉन्जुगेटेड, तो यहाँ पे ये कंजुगेटेड है। उसके बाद आप गिनोगे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये आपके पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। नंबर 3 की बात करते हैं। मानो कुछ ऐसा है आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे देखो क्या आपका कंपाउंड साइक्लिक है, हाँ जी है। क्या आपका कंपाउंड प्लेनर है, मैंने आपको बोला था 8 कार्बन से कम का कंजुगेटेड सिस्टम आपके पास प्लेनर होता है। उसके बाद आप देखोगे क्या ये कंजुगेटेड है, मैंने आपको बोला था अगर आपका कभी ना कभी सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ जाए तो बोलोगे नॉट कॉन्जुगेटेड। आप बोलोगे देखो यहाँ पे हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ रहे हैं, मैं बोलूँगा ध्यान से देखो बीच में आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगला काम है टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन गिनना, यहाँ पे आपके पास 1 पाई बॉन्ड है,
इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, यह आपके पास एरोमेटिक हो जाएगा। नंबर 4 की बात करते हैं। मानो कुछ ऐसा है आपके पास, अब यहां पे आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो आपके पास कंपाउंड है ये आपका साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, लेकिन ये आपका नॉट कॉन्जुगेटेड है। क्योंकि ये आपका नॉट कॉन्जुगेटेड है तो डायरेक्टली बोल देना ये आपका नॉन एरोमेटिक है। मुझे कैसे पता ये नॉट कॉन्जुगेटेड है? क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ दिख गया। क्लियर? देखो हम यहाँ पे नंबर 5 की बात करते हैं। मानो कंपाउंड कुछ ऐसा है आपके पास, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ जी है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? हाँ जी है। क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है? हाँ जी है। अब देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपके पास 1 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। लेकिन देखो यहाँ पे हल्का सा इशू है। आप बोलोगे किस लिए? मैं बोलूँगा ध्यान से देखो। देखो आपको एक चीज़ समझ आ रहा है, अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को देखूँ, आपको समझ आ रही है पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। सिमिलरली दूसरा नेगेटिव चार्ज भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। अगर ये नेगेटिव अंदर आए तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा, तो जब ये नेगेटिव अंदर आएगा ये भी आपके पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। सिमिलरली जब आपके पास ये वाला नेगेटिव अंदर आएगा तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा। इसका मतलब जब ये नेगेटिव अंदर आएगा ये भी आपके पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब आपका नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है या कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉन को भी आपको पाई इलेक्ट्रॉन में गिनना होगा। समझ आया? जब आपका नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर रेजोनेंस में या फिर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उनके इलेक्ट्रॉन भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को भी गिनोगे पाई इलेक्ट्रॉन में। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, साथ में यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है जो कि आपके कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे आपके पास 1 पाई बॉन्ड है और 2 नेगेटिव चार्ज है जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 1 पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग आपके पास हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 1 नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग भी आपके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। इसका लॉजिक क्या है कि जब आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अंदर आएगा, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के कार्बन के ऊपर आएगा, जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा ये एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और पाई बॉन्ड में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 1 नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ जाएगा टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो कि आपके 4 का मल्टीपल नहीं है, इसको बोलेंगे एरोमेटिक। ये कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? नंबर 6 की बात करते हैं। मानो कुछ ऐसा है आपके पास, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? हाँ है। क्या ये कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है? हाँ जी है। उसके बाद आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है 1 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हो सकता है कोई बोले कि देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं बोलूँगा बात आपकी सही है, लेकिन जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा ना तो पॉजिटिव चार्ज आपका पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि वो तो पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है उसके पास। बात समझ पा रहे हो? और जो आपका 2 होता है 4 का मल्टीपल नहीं, इसका मतलब ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। नंबर 7 की बात करते हैं। मानो ऐसा कुछ आपके पास है, क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? हाँ जी है। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? हाँ जी है। क्या ये कंपाउंड आपका कॉन्जुगेटेड है? हाँ है। उसके बाद आप देखो इसमें कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो नेगेटिव चार्ज है ना वो आपका कंजुगेशन में या फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको भी गिनेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे आपके पास 2 पाई बॉन्ड है
उसके करस्पॉन्डिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज भी आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब आप ना एक नया कॉन्सेप्ट सीखो। देखो आपके पास ना एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। आपके पास जिन एरोमेटिक कंपाउंड के पास चार्ज होता है, या फिर आपके पास जो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके एरोमेटिक बनने के पीछे चार्ज का कोई ना कोई रोल होता है, उन कंपाउंड को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, उनको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन है। मतलब अगर कोई कंपाउंड को क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड बनना है, सबसे पहले उसको एरोमेटिक कंपाउंड बनना पड़ेगा। सबसे पहले उसको एरोमेटिक कंपाउंड के डेफिनेशन और प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिसिटी के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे बोल देंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे थर्ड वाले केस में आपके पास एरोमेटिसिटी के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे देखो फिफ्थ वाले केस में, सिक्स्थ वाले केस में, सेवन्थ वाले केस में, तीनों में एरोमेटिसिटी के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये समझ आ गया आपको? देखो नंबर 8 पे हमारे पास क्या होगा। देखो कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, और क्योंकि 8 कार्बन से कम करेंगे, ये प्लेनर भी है। आप गिनोगे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड के एरोमेटिसिटी के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, देखो नंबर 9 में आपके पास क्या हो जाएगा। मानो कुछ ऐसा कंपाउंड है आपके पास, या फिर कुछ ऐसा कंपाउंड है आपके पास। अब देखो अगर आप कंपाउंड नंबर 9 को देखोगे तो आपको समझ आएगा ये आपका साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। अब देखो यहाँ पे आपका लोन पेयर ना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको भी गिनेंगे पाई इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और आपका एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है। देखो अगला वाला केस हमारे पास इंटरेस्टिंग है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है। देखो लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो आपका जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, आपको उसी को कंसिडर करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब कंपाउंड आपका एरोमेटिक हो जाएगा। ये समझ आ गया? और एक चीज देखो ना, आपके पास अगर कोई ए साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, अब ए साइक्लिक कंपाउंड आपके पास जो मर्जी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है जैसे ही आपका कंपाउंड हो जाएगा ए साइक्लिक, से बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। जैसे ही कंपाउंड होगा नॉन प्लेनर, बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। जैसे ही कंपाउंड ए साइक्लिक, बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। जैसे ही कंपाउंड नॉन प्लेनर, बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये आपको समझ आया? अब देखो यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट आता है बेंजीनॉइड कंपाउंड का। ठीक है, अगर आपके पास बेंजीनॉइड कंपाउंड है ना, और अगर उसमें बेंजीन कोर अवेलेबल है, तो आप उसको डायरेक्टली बोलोगे एरोमेटिक, उसमें और कोई भी रूल अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिख भी लो इसको। अगर आपके पास बेंजीनॉइड कंपाउंड है, बेंजीनॉइड कंपाउंड का मतलब है जिसमें आपके पास प्रॉपर बेंजीन कोर अवेलेबल हो, जिसमें आपके पास बेंजीन कोर अवेलेबल हो, उसे हम कह देते हैं एरोमेटिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, इसका नाम होता है नैप्थलीन। ठीक है,
इसमें आपके पास बेंजीन कोर अवेलेबल है, दिख रहा है बेंजीन कोर, तो इसको डायरेक्टली बोलेंगे एरोमेटिक, कुछ और नहीं देखेंगे। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये भी होता ना, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है क्योंकि आपका 2 सिग्मा बॉन्ड एक साथ आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास बेंजीन कोर अवेलेबल है, इसको हम एरोमेटिक बोल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे, नंबर 14 की बात करेंगे, ठीक है। देखो नंबर 14 में क्या आएगा, मानो कुछ ऐसा है, इसे बोलेंगे एंथ्रासीन। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बेंजीन कोर अवेलेबल है, तो इसे कह देंगे एरोमेटिक। ऐसे यहाँ पे आपके पास फिनेंथ्रीन भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी देखो आपके पास बेंजीन कोर अवेलेबल है, ये रहा बेंजीन कोर, ये रहा बेंजीन कोर, इसे भी हम डायरेक्टली बोलेंगे एरोमेटिक। इसका हमारे पास नाम होता है फिनेंथ्रीन। यहाँ तक आपको समझ आ गया? तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई भी बेंजीनॉइड कंपाउंड है, इसका मतलब आपके पास कंपाउंड में बेंजीन कोर अवेलेबल है, आपको डायरेक्टली कंपाउंड को एरोमेटिक बोल देना है, काम खत्म, ठीक है। अब देखो अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 16 की बात करते हैं। मानो कुछ ऐसा है हमारे पास, अब आपके पास ये कंपाउंड है, आपको बताना है ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, कैसे बताओगे? देखो आपके पास इसका एक्चुअल मेथड क्या होता है ना, कि आपको इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस को ऑपरेट करा के देखना होता है। अगर आप इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस को ऑपरेट कराना चाहो, सबसे पहले आपको रेजोनेंस का डायरेक्शन सोचना पड़ेगा। आपके रेजोनेंस का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के तरफ। तो आपको पता है जो आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, जो आपका सी डबल बॉन्ड ग्रुप होता है, वो काम करता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का, और आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। तो आपका एरो चलेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से लेके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के तरफ। तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। ऐसा करने से कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं। तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे आपने रेजोनेंस को ऑपरेट करवाया, तो यहाँ पे आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया, इस वाले कार्बन का नुकसान हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खुल के ओ के ऊपर आया, उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अब अगर आप ये वाले पोर्शन को ध्यान से देखोगे तो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये एरोमेटिक है, इसका मतलब ये पूरा आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके एरोमेटिसिटी के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपके पास हो गया। देखो ये तो इसका लॉन्ग कट था, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है ना, सुनो, कि आप ना पाई बॉन्ड को घुमा के खोल दो। देखो मुझे पता है कि पाई बॉन्ड के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, मुझे ये बात पता है कि पाई बॉन्ड के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि मानो अगर मैं इस पाई बॉन्ड को घुमा के खोल दूँ, तो ऐसा करने से क्या होगा, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव आएगा, एक एटम के ऊपर नेगेटिव आएगा। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव स्टेबल है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव स्टेबल है। तो ऐसा करने से आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो नेगेटिव आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव आएगा इसके ऊपर। अब आप देख लो, आपको दिख जाएगा ये पोर्शन आपका एरोमेटिक है, तो आप क्या बोलोगे, कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। ये शॉर्टकट आपको समझ आया?
मानो आपको ऐसा कुछ मिल जाए, यहाँ पे क्या करोगे, वापस से आप पाई बॉन्ड को घुमा के खोल दोगे। ऐसा करने से क्योंकि आपका ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अगर आप ये वाले पोर्शन को ध्यान से देखोगे, देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और देखो यहाँ पे आपके पास 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। और क्योंकि इसके एरोमेटिक होने के पीछे चार्ज का रोल है, इसको बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक। क्लियर? मानो अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। मानो ऐसा कुछ है आपके पास, आपको पता है वापस सेम कॉन्सेप्ट, पाई बॉन्ड को घुमाए खोलेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है। अब देखो जैसे आपके पास एरोमेटिक में फर्दर क्लासिफिकेशन होता है कि अगर आपके एरोमेटिसिटी के पीछे का कारण चार्ज था तो उसको बोलेंगे क्वासी एरोमेटिक, वैसे आपके पास क्वासी एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। क्या कहा मैंने? जैसे आपके पास एरोमेटिक के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी थी क्वासी एरोमेटिक, वैसे आपके पास एंटी एरोमेटिक के अंदर कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं होती है। तो इस कंपाउंड को आप क्वासी एंटी एरोमेटिक नहीं बोलोगे, इसको आप सिंपली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलोगे। ठीक है, देखो ये सब केस काफ़ी आसान है, क्योंकि ना यहाँ पे आपके पास 2 एटम जिनके बीच में पाई बॉन्ड है, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। क्या हो अगर आपके पास ऐसा कुछ केस आए, बहुत ध्यान से देखना, ऐसा कुछ। अब देखो अगर आपके पास ऐसा कुछ केस आएगा ना, तो यहाँ पे देखो अगर आप लगाओगे शॉर्टकट, तो आप क्या बोलोगे, पाई बॉन्ड को घुमाए खोलो। अब देखो एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, एक कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा। जब आपके दोनों एटम सेम हो जाए ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा केस अच्छा है। अब कौन सा केस अच्छा है आप कैसे बताओगे? देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, आपका एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है, नॉन एरोमेटिक बीच में आता है, और एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल होता है। तो जहाँ पे भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा होगा ना ज़्यादा, वो आपका अच्छा होगा, वो आपका स्टेबल होगा, वो आपका फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड को खोलूंगा ना घुमा के, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों को समझो। देखो हमारा पहला पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है ना, वो ये है कि ऊपर वाले कार्बन के ऊपर आ जाए पॉजिटिव और नीचे वाले कार्बन के ऊपर आ जाए नेगेटिव। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर वाले पोर्शन को, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 4 का मल्टीपल, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। अगर आप नीचे वाले को देखोगे, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड, लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास 1 पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके पास यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये आपका एंटी एरोमेटिक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास ऐसा करने से दो एंटी एरोमेटिक रिंग आ गई, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, केवल नेगेटिव टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये तो आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया। तो अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था, देखो कि आप क्या करते, यहां पे डालते नेगेटिव और यहां पे डालते पॉजिटिव। देखो ऐसा करने से क्या होता है, देखो ऊपर वाला हिस्सा क्या बनता, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है काउंटो का पाई इलेक्ट्रॉन में, 2 पाई बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग 4 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आपका एरोमेटिक हो जाएगा। नीचे वाले को देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, 1 पाई बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों एरोमेटिक बना, जो कि हाईली स्टेबल, तो ये आपका फेवर होगा। मेरे ख्याल से आपको लॉजिक और अप्रोच क्लियर हो गया होगा, है ना। देखो यहाँ पे हमारे पास एक और केस आता है, ये होता है पिरिडीन का केस। देखो इस वाले केस में क्या होता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ना कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता,
देखना यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो हमारे पास कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि हमारे नाइट्रोजन के ऑर्बिटल और कार्बन के ऑर्बिटल सेम प्लेन में लाई नहीं करते हैं। और आपको पता है रेजोनेंस होने के लिए आपके पास जिन ऑर्बिटल्स के बीच में रेजोनेंस ऑपरेट होगा वो आपका सेम प्लेन में होने चाहिए। इसलिए आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपके पास साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, 3 पाई बॉन्ड है, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर तो यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो 3 पाई बॉन्ड मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ आ गया, यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक आपके पास आएगा एनुलिन सिस्टम। आप एक काम करो, यहाँ पे हेडिंग डालो, हम बात करेंगे एनुलिन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब ये आपके पास क्या होता है, देखो ये ना आपके पास कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। कॉन्जुगेटेड का मतलब आपके पास जिस सिस्टम में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो। मोनोसाइक्लिक का मतलब है यहाँ पे आपके पास एक ही साइकिल होगा। ठीक है, इसका आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, यह आपके पास CnHn होता है। देखो आपको ना मेनली कुछ एनुलिन सिस्टम के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। वो कौन से? एक तो आपको पता होना चाहिए अबाउट 10 एनुलिन सिस्टम, एक आपको पता होना चाहिए अबाउट 14 एनुलिन सिस्टम, और एक आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में पता होना चाहिए अबाउट 18 एनुलिन सिस्टम। तो यहाँ पे हम 3 के बारे में स्टडी करेंगे। एक स्टडी करेंगे 10 एनुलिन सिस्टम, इसे हमें सबसे डिटेल में स्टडी करना है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे 14 एनुलिन सिस्टम, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे 18 एनुलिन सिस्टम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं 10 एनुलिन सिस्टम के बारे में। अब इसका हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा C10H10। अब देखो इसके हमारे पास 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे, एक हमारे पास होगा सिस फॉर्म, दूसरा हमारे पास होगा ट्रांस फॉर्म। देखो सिस फॉर्म कैसे बनेगा, आपको पता है ये आपका मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसका मतलब एक ही रिंग बनेगा, एक ही साइकिल बनेगी। आप क्या करो, 10 कार्बन को अरेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 कार्बन को आप अरेंज करके ज्वाइन कर दो। ये जो आपके पास बना है ना, ये आपके पास होता है सिस फॉर्म ऑफ 10 एनुलिन सिस्टम। अभी देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा देना है, और साथ में यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाने हैं। मतलब पाई बॉन्ड फिर छोड़ दो, फिर पाई बॉन्ड फिर छोड़ दो, पाई बॉन्ड छोड़ दो, पाई बॉन्ड छोड़ दो, पाई बॉन्ड। ये आपका होता है 10 एनुलिन सिस्टम। सबसे पहली बात, इसे हम सिस फॉर्म क्यों कहते हैं? देखो इससे हम 10 एनुलिन सिस्टम का सिस फॉर्म कहते हैं क्योंकि आप देखोगे पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे, तो क्योंकि ये सेम साइड पे है इसीलिए इसे कहते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब सवाल है ये जो हमारे पास होता है एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, या फिर नॉन एरोमेटिक होता है?
जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा रिंग अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारे पास हाई एंगल स्ट्रेन काम करता है। देखो इस बात को दिमाग में रखना कि आपके पास सबसे अच्छा और सबसे स्टेबल रिंग 6 मेंबर्ड रिंग होता है। अगर आप 6 मेंबर्ड रिंग से कार्बन को कम करोगे या फिर आप 6 मेंबर्ड रिंग से कार्बन को बढ़ाओगे, दोनों केस में आपका रिंग का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास रिंग में एंगल स्ट्रेन काम करने लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास हाई एंगल स्ट्रेन होता है जो कि इस कंपाउंड को बना देता है नॉन प्लेनर, और क्योंकि ये कंपाउंड आपका बन जाता है नॉन प्लेनर, तो ये कंपाउंड आपका बन जाता है नॉन एरोमेटिक। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका 10 एनुलिन है उसका आपका सिस फॉर्म क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है, इस वजह से वो आपका नॉन एरोमेटिक बन जाता है। अब एक बात को सोचो आप लॉजिकली, अगर आपका 10 एनुलिन का सिस फॉर्म नॉन प्लेनर बन के नॉन एरोमेटिक बन जा रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा 14 एनुलिन के बारे में या फिर 18 एनुलिन के बारे में, उसमें भी जब मैं सिस फॉर्म बनाऊंगा तो अगर 10 कार्बन वाला रिंग ही हमारे पास नॉन प्लेनर हो गया बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, तो अगर मैं रिंग में 14 कार्बन लगा दूं या फिर मैं रिंग में 18 कार्बन लगा दूं, क्या मैं कह सकता हूं वो तो गारंटी से बन जाएगा नॉन प्लेनर, और वो भी गारंटी से हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तो इसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे आप कह सकते हो, क्या आप यहाँ पे लिखो सिमिलरली, एकदम सेम लॉजिक पे जो आपके पास सिस फॉर्म होता है किसका, 14 और 18 एन्युलिन का, ये भी आपके पास कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो मेनली हमें यहाँ पे बात करना है ट्रांसफॉर्म के बारे में। अब देखो 10 एनुलिन का हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसका ट्रांसफॉर्म हमारे पास कैसे बनेगा, देखो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड लगा दो, कुछ गलती की है ना मैंने, हाँ ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अब ठीक है, देखो ये जो मैंने बनाया ये आपका ट्रांसफॉर्म है 10 एनुलिन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन ऐसे, तो यहाँ पे आपके दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है विथ रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड, इसीलिए मैं इसे ट्रांसफॉर्म कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो आपको हाइड्रोजन मैंने दिखाया है ना, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन काम करता है, इनके वॉन्डरवॉल रेडियाई आपस में टकराते हैं, जिस वजह से काफ़ी रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और इस वजह से ये जो आपका कंपाउंड होता है, ये जो आपका फॉर्म होता है, वो आपका नॉन प्लेनर बन जाता है। अब ये जो आपका रिपल्शन यहाँ पे काम करता है ना, इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांस एन्युलर रिपल्शन। तो यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होने के वजह से ये आपका नॉन प्लेनर बन जाता है। अगर ये आपका नॉन प्लेनर बन गया तो ये आपका नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो हमारे 10 एनुलिन का सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दोनों कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि हम ट्रांसफॉर्म ऑफ 10 एनुलिन को थोड़ी सी अगर कोशिश करें ना, इसे हम एरोमेटिक बना सकते हैं। तो सवाल है, जो हमारा ट्रांसफॉर्म है 10 एनुलिन का, जो कि हमारे पास नॉन एरोमेटिक होता है बिकॉज इट इज़ नॉन प्लेनर, इसे हम एरोमेटिक कैसे बना सकते हैं, कि अगर हम इसके ऊपर एक ब्रिज लगाते, अगर हम इसके ऊपर एक ब्रिज लगाते तो ये आपका सेम प्लेन में आ जाएगा। अगर ये आपका सेम प्लेन में आ जाएगा तो ये आपका एरोमेटिक बन जाएगा। क्या कहा मैंने,
ध्यान से देखना, मैं दिखा रहा हूं आपको। ऐसा आपके पास है। यह आपके पास 10 एनुलिन सिस्टम है, इसका ट्रांसफॉर्म है। अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा काम करो, क्या कि अगर आप यहाँ पे ब्रिज लगा दो, मानो आपने यहाँ पे ब्रिज लगा दिया कोई ये ग्रुप जी से, आपने यहाँ पे ब्रिज लगा दिया कोई ये ग्रुप जी से, तो ये ब्रिज पता है क्या करेगा, ये ब्रिज इसको प्लेनर बना देगा, ये ब्रिज इसको प्लेनर बना देगा। दिस ब्रिज मेक्स दिस कंपाउंड प्लेनर। और क्योंकि ये कंपाउंड प्लेनर बन गया, तो अब यहाँ पे आपके पास रेजोनेंस ऑपरेट कर जाएगा। तो अब ये साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, कंजुगेटेड भी हो गया। और यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5, 5 पाई बॉन्ड आपके पास है। 1 पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 5 पाई बॉन्ड का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वैसे तो आपका 10 एनुलिन सिस्टम चाहे सिस फॉर्म हो चाहे ट्रांसफॉर्म हो, कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म ऑफ 10 एनुलिन में कोई ग्रुप से ब्रिज लगा दो तो वो आपका एरोमेटिक बन जाएगा। इसमें भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये जो आपका ग्रुप जी है ये आपका स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल मतलब जनरली ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का होना चाहिए। अगर आप ग्रुप जी को लार्ज कर दोगे तो ये वापस से नॉन प्लेनर बन जाएगा। और नॉन प्लेनर मतलब वापस से बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। आप क्या कहना चाहते हो समझ नहीं आया, मैं बोलूँगा रुको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे 10 एनुलिन सिस्टम बना लेता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड, फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पाई बॉन्ड, 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 ठीक है। सेम ऐसे ही मैं और बना के दिखाता हूँ, ठीक है। पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड नहीं। पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे नहीं, 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 यहाँ पे पाई बॉन्ड। देखो ये मैंने आपके सामने ट्रांसफॉर्म बना लिया 10 एनुलिन सिस्टम का। अभी अगर मैं आपसे पूछूँ ये चारों कंपाउंड आपके पास कैसे है, तो आप बोलोगे आपके पास जो ट्रांसफॉर्म होता है 10 एनुलिन सिस्टम का, यह आपके पास हो जाता है नॉन प्लेनर, क्योंकि इसमें काम करता है ट्रांस एनुलर रिपल्शन, जो इसको नॉन प्लेनर बना देता है, जिस वजह से ये आपका नॉन एरोमेटिक बन जाता है। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर आप इसमें ब्रिज लगा दो, अगर आप इसमें कोई ग्रुप से ब्रिज लगा दो तो ये प्लेनर बन सकता है, तब ये एरोमेटिक बन सकता है। अब देखो मानो यहाँ पे हम डिफरेंट एलिमेंट से ब्रिज लगाने की कोशिश करते हैं। एक बार यहाँ पे लगाते हैं ऑक्सीजन का ब्रिज, एक बार यहाँ पे लगाते हैं NH का ब्रिज, एक बार यहाँ पे लगाते हैं, किसका लगाए बताओ, SiH2 का ब्रिज, एक बार यहाँ पे लगाते हैं सल्फर का ब्रिज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या, अगर मैं आपसे पूछूंगा ये चारों हमारे पास कैसे है, तो अगर आप बोलोगे ये चारों हमारे पास एरोमेटिक है, गलत कह रहे हो। वजह क्या है, देखो यहाँ पे जो हमारे पास ब्रिज है ये हमारे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है जो कि छोटा होता है, तो ये चलेगा, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पे जो ब्रिज है ये आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है, छोटा है, चलेगा, ये हो जाएगा एरोमेटिक। यहाँ पे जो आपका ब्रिज है यहाँ सिलिकॉन है,
ये आपके थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये बड़ा होता है, ये इसको रिपेल करेगा, यहाँ से रिपेल करेगा इसको, यहाँ से वापस बन जाएगा नॉन प्लेनर और हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये भी आपका बड़ा एलिमेंट होता है ना, तो ये भी आपको रिपेल करेगा नॉन प्लेनर, तो नॉन एरोमेटिक। इसका मतलब आपका 10 एनुलिन सिस्टम एरोमेटिक कब बन पाएगा, जब उसके ट्रांसफॉर्म में सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का ब्रिज लगाए, केवल तभी बन पाएगा। समझ आया? अब देखो आगे हम बात करेंगे 14 एनुलिन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, हम बात करेंगे 14 एनुलिन सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, अगर मैं इसके सिस फॉर्म के बारे में बात करूँ तो बिकॉज ऑफ एंगलस्टीन वो आपका नॉन प्लेनर बन जाएगा, और नॉन प्लेनर का मतलब वो आपका नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। अगर मैं इसके ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करूं, ये हमारे पास कैसा होगा, तो बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड है नहीं है, 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 है। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होता है 14 एनुलिन सिस्टम का। देखो यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन होता है ऐसे, जो कि ट्रांसफॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन चक्कर क्या है ना, यहाँ पे ना आपके ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इनके बीच में रिपल्शन काम नहीं करता। आप बोलोगे ऐसा क्यों? आपने कहा था 10 एनुलिन सिस्टम में, उसमें जो ट्रांसफॉर्म होता है उसमें इन हाइड्रोजन के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन काम करता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास कार्बन ज़्यादा है ना, तो ये हाइड्रोजन दूर दूर है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिखो यहाँ पे हमारे पास नो ट्रांस एन्युलर रिपल्शन, ये नहीं होता है। इस वजह से ये कैसा रहता है आपका, प्लेनर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई बॉन्ड मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 का मल्टीपल नहीं है। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, समझे? ये बात समझ आई? ऐसे ही देखो, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 18 एन्युलिन सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप? देखो अगेन इसका सिस फॉर्म क्या होगा, बिकॉज ऑफ एंगलस्टीन बन जाएगा नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर बनने की वजह से बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। अब इसका हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बहुत ही ध्यान से देखना। ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपके पास ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड होगा नहीं होगा, 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 होगा। ऐसा कुछ आपके पास स्ट्रक्चर होगा। ये आपके पास स्ट्रक्चर है ट्रांसफॉर्म ऑफ 18 एनुलिन सिस्टम का। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, ये जो आपके पास हाइड्रोजन है ना, इनके बीच में कोई भी टाइप का रिपल्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि ये काफ़ी दूर दूर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नो ट्रांस एनुलर रिपल्शन, नो ट्रांस एनुलर रिपल्शन।
इसीलिए ये आपका रहेगा प्लेनर। अब देखो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पाई बॉन्ड मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड। ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया एनुलिन सिस्टम का। तो यहाँ पे जाके आपका एरोमेटिसिटी का टॉपिक खत्म हुआ। एक देखो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लो कि आपके पास यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाता है। आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ये होता है क्वासी एरोमेटिक। उसके बाद ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक। उसके बाद कौन होता है, नॉन एरोमेटिक। सबसे कम स्टेबल कौन होता है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अब देखो अगला टॉपिक जो आपके पास आएगा वो है बैक बॉन्डिंग। बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करेंगे इसके बारे में। देखो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, सुनो, दो चीज़ें होती है यार। एक आपके पास होता है डोनर जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, एक आपके पास होता है एक्सेप्टर। अगर आपके पास ये अवेलेबल है, हम कहेंगे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। मानो आपके पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, CH3 है, यहाँ पे S है, यहाँ पे CH2 माइनस है। अब आपको पता है सल्फर आपके पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है। तो आपको दिख रहा है क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, सल्फर काम करेगा इलेक्ट्रॉन डोनर का। और क्योंकि आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये काम करेगा। देखो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आपके सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल ये काम करेगा एक्सेप्टर का, और आपके कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये काम करेगा डोनर का। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, डोनर से एक्सेप्टर होता है। तो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। इसी को हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। बात समझ आया? इसी चीज़ को हम बैक बॉन्डिंग कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपके पास, देखो मानो आपके पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है। तो आपको पता है क्लोरीन आपके पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है, इसके पास भी वेकेंट d ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो आपके कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज होता है वो तीनों क्लोरीन के वेकेंट ऑर्बिटल में अच्छे से डीलोकलाइज हो पाता है। तो इसे भी हम कह देते हैं बैक बॉन्डिंग। इसे भी क्या कह देंगे, ये आपका बैक बॉन्डिंग है। और देखो जब आपका बैक बॉन्डिंग मल्टीपल साइट में हो रहा हो, जब आपका बैक बॉन्डिंग मल्टीपल साइट में हो रहा हो, इसे हम ऑर्बिटल रेजोनेंस भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका बैक बॉन्डिंग मल्टीपल साइट में हो रहा है और जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका d ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो रहा है, इसे कह देते हैं d ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, ये इतनी सी बेसिक सी कहानी है बैक बॉन्डिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए बस। इसके अलावा देखो आपके पास एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये क्या होता है, देखो ये आपके पास एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। ये आपके पास क्या होता है, टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और ये आपके पास केवल एक रीएजेंट के प्रेजेंस में काम करता है, एक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ रीएजेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो आपके पास यहाँ पे एक एल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफाइल का प्रेजेंस लाते हो। जिनको नहीं पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अभी के लिए इतना समझ लो, इलेक्ट्रोफाइल आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है।
तो अगर आप इस एल्कीन के सराउंडिंग में इलेक्ट्रोफाइल का प्रेजेंस लाते हो तो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो वेकेंट ऑर्बिटल होगा। तो उस पॉजिटिव चार्ज या फिर वेकेंट ऑर्बिटल को देख के क्या होगा, जो आपके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना वो इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ अट्रैक्ट होंगे और होगा क्या, आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आपका पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और जिस कार्बन से दूर पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास चार्ज इंड्यूस हो गया, लेकिन ये जो आपके पास चार्ज इंड्यूस हुआ है ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में हुआ है। अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस को रिमूव कर दो, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव कर दो तो ये वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन में चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो हो रहा है। ठीक है, बात समझ आया। देखो अगला टॉपिक आपके पास आता है डाइपोल मोमेंट। वैसे तो आपके पास ये केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, फिर भी जहाँ पे भी इसमें ऑर्गेनिक का एप्लीकेशन होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है समझो। मानो यहाँ पे आपके पास एक मॉलिक्यूल है HCl। अब आपको पता है जो आपका क्लोरीन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो क्योंकि आपका क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। ऐसा होने से क्या होगा, क्लोरीन के ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इस डाइपोल का आपके पास जो मोमेंट होगा उसे दिखाएंगे म्यू से। अब ये जो म्यू होता है इसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। इसका आपके पास वैल्यू क्या होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंड्यूस। इसका मतलब या तो डेल पॉजिटिव या तो डेल नेगेटिव का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। जैसे यहाँ पे आपके पास डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे आपके पास डेल नेगेटिव है, इनके बीच में जो सेपरेशन है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इनके बीच में सेपरेशन कितना है, बॉन्ड लेंथ के बराबर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय बॉन्ड लेंथ आ जाएगा। अब आपको पता है आपके डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो इसका एक फेमस एग्जांपल होता है, अगर आपके पास CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है, CH3I है, आपसे बोले इन चार कंपाउंड को अरेंज करो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो आपको क्या लगता है कि आपका फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उतना ज़्यादा उसके ऊपर डेल नेगेटिव या फिर डेल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो आपको लगेगा फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन के केस में आने वाला डेल नेगेटिव सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद इन केस ऑफ क्लोरीन, उसके बाद इन केस ऑफ ब्रोमीन, उसके बाद इन केस ऑफ आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन से लेके आयोडीन की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो आपके हिसाब से क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ऑर्डर क्या आना चाहिए, आपके हिसाब से ऑर्डर आना चाहिए सबसे ज़्यादा फ्लोराइड का, उसके बाद क्लोराइड का, उसके बाद ब्रोमाइड का, उसके बाद आयोडाइड का। लेकिन आपके पास असली में ऑर्डर क्या आता है, सबसे ज़्यादा आपके पास हो जाता है क्लोराइड का, उसके बाद होता है फ्लोराइड का, उसके बाद ब्रोमाइड का, उसके बाद आयोडाइड का। तो आपको समझ आ रहा है ब्रोमाइड और आयोडाइड में केस सही बैठा, जो आपके पास दिक्कत आया है वो आपके पास आया है फ्लोराइड और क्लोराइड में। अब देखो लॉजिक क्या है ना, आपका डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ वो बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देख रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना, जो आपका फ्लोरीन है वो आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है जो कि बहुत छोटा होता है, और जो आपका क्लोरीन है वो आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। आपको पता होना चाहिए सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाते हुए साइज का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है,
इस वजह से होगा क्या ना, आपके पास CH3Cl में भले ही मैग्नीट्यूड ऑफ डेल पॉजिटिव या फिर डेल नेगेटिव चार्ज कम है, आपका बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर वहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा, जो इसको फ्लोराइड का डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा बना देगा। अब देखो इसके आगे हमारे पास क्या केस आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मानो हमारे पास कुछ ऐसा है या हमारे पास कुछ ऐसा है, या फिर हमारे पास कुछ ऐसा है, या कुछ ऐसा है। अब देखो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये चारों एक जैसे केस है। लॉजिक क्या होगा, देखो कार्बन क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है, डाइपोल मोमेंट उसकी तरफ होगा। कार्बन क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है, डाइपोल मोमेंट उसकी तरफ होगा। आपको लग रहा होगा नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। ऐसे ही लग रहा होगा यहाँ पे भी हो जाएगा, ऐसे ही लग रहा होगा यहाँ पे भी हो जाएगा, ऐसे ही लग रहा होगा यहाँ पे भी हो जाएगा, और लग रहा होगा आपके पास हर केस में नेट डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, है ना। लेकिन देखो इतना सिंपल नहीं होता है, ये बीच वाले दोनों में नॉन ज़ीरो होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आपके लोन पेयर प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अब देखो कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। जब भी आपके पास लोन पेयर होता है हमेशा डाइपोल मोमेंट उसके तरफ होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, और यहाँ पे लोन पेयर की तरफ होगा। आप यहाँ पे देखोगे नेट डाइपोल मोमेंट नॉन ज़ीरो आएगा, ज़ीरो नहीं हो पाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। तो आपको ध्यान रखना है जब आपका लोन पे रहेगा तब आपका प्रॉब्लम कॉज होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। यहाँ पे जाके आपका जीओसी ख़त्म होता है। मैंने आपको जो भी टॉपिक लिखाया था जीओसी लेक्चर 1 के अंदर मैंने सभी टॉपिक कवर कर लिया। अब एक चीज़ समझो, देखो जीओसी ना मैंने माइक्रो कोर्स में, जो कि मेरा कोर्स है अल्ट्रा लेट ड्रॉपर्स के लिए, उसमें मैंने जीओसी पढ़ाया 14 घंटे। ठीक है, और इस कोर्स में जीओसी कवर हुआ है 7 घंटे। तो आप समझो मैंने कंटेंट नहीं काटा है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल कम दिए है, मैंने कुछ टॉपिक्स को थोड़ा कम समझाया है। और आप एक चीज़ समझो, आपके पास टाइम काफ़ी कम है, 1 महीने का टाइम है, तो इसमें यह आपके पास बेस्ट है। ठीक है, जो आपका कमी रह जाएगा ना वो हम फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे। अब देखो मैंने हल्का सीक्वेंस चेंज किया है, तो आप ना यहाँ पे जीओसी के पीवाईक्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीओसी के पीवाईक्यू में हमारे पास एक और टॉपिक होता है एमजीओसी, मॉडर्न जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे हम एसिड बेस के बारे में बात करते हैं। तो जीओसी में आपके पास उसके क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, मैंने हल्का सीक्वेंस चेंज किया ताकि हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आए और हम कम टाइम में मास्टर कर पाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो इसके बाद मेरा सीक्वेंस आएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट का, जहाँ पे हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन, कार्बन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, अराइन सिस्टम, इनके बारे में बात करेंगे, इनके जनरेशन के बारे में बात करेंगे, इनके स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे मॉडर्न जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे एसिड बेस की बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आया आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इजी केमिस्ट्री जेई नीट, ये आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करने से मिल जाएगा, या फिर आप अगर चाहे तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरे चैनल में भी काफ़ी सारे कोर्सेज आएंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं रिविजन में और पीवाईक्यू में। ठीक है,
स्पेशली मेरे चैनल पे आपको चैप्टर वाइज जेई मेंस 2023 के PYQ मिलेंगे। हम अपने चैनल पे 5K सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप जल्दी से करा दोगे। थैंक यू।